बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब खुले लफ्जों में ईरान को यह धमकी दे रहे हैं कि आबनाए हरमुज़ अगर फौरन न खोली तो ऐसा हमला होगा जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा होगा। और दूसरी तरफ अमरीका के अंदर ही पानी की फराहमी के निजाम पर पुरअसरार साइबर हमले एक नई तशवीश को जन्म दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि ईरान को अंदाजा हो गया था कि अमेरिका एक बड़ा हमला करने वाला है, जिसके बायस ईरान ने अमेरिका से राबिता किया और मुज़ाकरात की राह निकाली। इन हालात में अब अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट दोनों ये इशारा दे रहे हैं कि आबनाए हरमुज़ में जहाज रानी जल्द बहाल हो सकती है। अमरीकी सेंटकॉम यह दावा भी कर रही है कि अमरीकी अफवाज ने गुज़श्ता 3 माह में 1000 से ज्यादा जहाजों को महफूज रास्ता फराहम किया, लेकिन बुनियादी तनाज़ा अब भी खत्म नहीं हुआ। ईरान भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि आबनाए से गुजरने वाली बहरी आमदोरफ्त पर उसे कंट्रोल हासिल होना चाहिए और वो उस पर फी आयद करने का हक रखता है, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जंग के बाद ईरान ने अपने साहिल के करीब मखसूस रास्ते मुतय्यन कर दिए और वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ इन्हीं रास्तों को महफूज समझा जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका और उसके इत्तेहादी जहाजों को ओमानी पानियों से गुजारने का मशवरा दे रहे हैं। यूं एक ही समुद्र में 2 अलग अलग रास्ते आलमी तजारत के लिए गैर यकीनी की अलामत बने हुए हैं। उसी गैर यकीनी ने आलमी मंडियों को भी मुतासिर किया। तेल की कीमतों में हालिया कमी इस उम्मीद की वजह से ही मुमकिन हुई कि जल्द कोई मुआहिदा हो सकता है, लेकिन माजी की नाकाम बातचीत ये याद दहानी करवाती है कि यह सूरत हाल किसी भी वक्त बदल सकती है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में 5% तक कमी आई, लेकिन यह कमी मुस्तकिल इस्तेहकाम की अलामत नहीं बल्कि खदशात के आर्जी तौर पर कम होने की अलामत है। इस दौरान एक रिपोर्ट यह बताती है कि ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने अपने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। ईरान के प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स के ज़खायर महदूद हो चुके हैं, जबकि पैट्रियट और थार्ड जैसे दिफाई निजाम भी तेजी से कम हो रहे हैं। अंदाजा है कि इन ज़खायर को बहाल होने में कम से कम 2029 तक का वक्त लग सकता है। पेंटागन ऐसी किसी भी किस्म की तशवीश को मुस्तरद करता है और अपनी फौजी ताकत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहा है। इस दौरान एक हैरानकुन इंकशाफ यह हुआ कि अमेरिका की कई रियासतों में पानी के निजाम पर साइबर हमलों की इत्तलात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। मिनेसोटा समेत मुतअद्दिद अमेरिकी रियासतों में आबी निजाम मुतासिर हुआ और FBI ने अब यह खबरदार किया कि ये हमले मरबूत नौइयत के हो सकते हैं। अमेरिका ने इन हमलों का ईरान पर बराह रास्त इल्जाम तो आयद नहीं किया, लेकिन साइबर माहिरीन का कहना है कि मौजूदा कशीदगी में यह मुमकिन है कि ईरान ने ही ये हमले किए हों। दिलचस्प बात यह है कि खुद अमेरिकी हुकाम भी इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहे कि हमलावरों ने ईरान का नाम इस्तेमाल करके कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की हो। माजी में भी ईरान पर आबी निजाम और दीगर हसास शोबों में हैकिंग के इल्जामात लगते रहे, जबकि ईरान की जानिब से उन इल्जामात को हमेशा मुस्तरद किया जाता रहा। माहिरीन के मुताबिक इन साइबर हमलों का सबसे बड़ा खतरा पानी की फराहमी को फौरी नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अवाम के एतमाद को मुतजलजल करना है। लोगों को अगर ये यकीन ना रहे कि उनका पानी महफूज है तो ये खुद एक बड़ी सिक्योरिटी नाकामी है। अमेरिका में हजारों आबी निजाम ऐसे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं और साइबर हमलों के लिए आसान हदफ बन सकते हैं, जिसके बायस अमेरिका अब उन निजामों को महफूज बनाने और जरूरत पड़ने पर इंटरनेट से अलग करने पर गौर कर रहा है। यूं ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग अब कई महाजों पे लड़ी जा रही है, जिसके बायस ईरान को अमेरिका अब एक तरह बरतरी हासिल करने के, मुंजमद असासे बहाल करवाने के और खत्ते के अंदर अपनी इजारादारी बरकरार रखने के दर पे है, क्योंकि उसने अमेरिका को एक ही वक्त में कई महाजों के ऊपर उलझाया। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ट्रंप ईरान को यह कहते हैं कि अगर मफादात ये हल ना हुए, अगर ये सारी चीजें ना हुई तो फिर यूं होगा कि दूसरी जंग अजीम के बाद का सबसे बड़ा हमला होगा। क्या ये एक एटॉमिक वॉर की धमकी दी जा रही है या इसे माजी के बयानात से ही रिलेट करके देखना होगा कि आज बयान कुछ और है, दोपहर को कुछ और होगा, रात में कुछ और होगा, अगले दिन का मंजरनामा कुछ और होगा? जी यासिर, थैंक यू वेरी मच। ये धमकियां तो हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, जब सिविलाइजेशन ने ख़त्म होना था, फिर कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स आने थे, कम्युनिकेशन के ब्रिजेस उड़ने थे, एनर्जी की साइट्स उड़नी थी। मैं कोई ये सरकास्टिक होके बात नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि वो अमेरिका इसलिए नहीं कर सका कि मिलिट्री एप्लीकेशन एज अ कॉस्ट, हो सकता है वो ये कर भी ले और बड़ा हमला कर भी दे, बट एट द कॉस्ट ऑफ वो जीत, अगर वो ईरान को सप्रेस भी कर दे, जो मर्जी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ बिग लॉस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। लेट्स से कि वो सरवाइव कर जाते हैं एक बिगेस्ट पॉसिबल, जो भी एक कंसीवेबल एक अटैक है, एंड व्हाट नेक्स्ट? रीजनल कैटास्ट्रफी,
रीजनल कंट्रीज अगर सऊदी अरेबिया की क़यादत में वो बार बार प्रेशर डाल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि नॉट टू अटैक, नॉट टू परसू इजरायली ऑब्जेक्टिव्स, नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स को मत परसू करे, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। उन्हें पता है ईरान हैज़ द कैपेसिटी कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, और जो हुर्मस की वजह से उसने डेटरेंस अचीव किया, और डेटरेंस उसको मेन अचीव हुई है ईरान को अभी, जो उसने रीजनल कंट्रीज को थ्रेट किया कि अगर मेरे ऊपर कोई बड़ा हमला होगा तो मैं उसी मैग्नीट्यूड का मे बी अ लिटिल बिगर देन दैट एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाते हुए रिस्पॉन्ड करूंगा, हॉरिजेंटल रिस्पॉन्स इन द रीजनल कंट्रीज, जिसकी अगेन इट विल हैव कॉस्ट। आप भी रिफाइनरीज को करोगे, ये करो, तो आई डोंट थिंक सो कि ही इज इन अ पोजीशन। ये चिकन्स गेम हो रही है जो अभी इस वक्त ओमान और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही है अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ दी हुर्मस। बहुत से लोग कमेंट्री कर रहे हैं कि आज कोई डील हो जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि रीजनल कंट्रीज किसी किस्म का जो कंट्रोल ऑफ हुर्मस है वो ईरान के हाथ में देना चाहेंगे विद अमेरिकन परमिशन कह लें या उनकी बातचीत के जरिए। सो स्टिल थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बट और ईरान ने ये चीज़ भांप ली है कि दोनों चीज़ें उन्होंने तैयारी कर ली है। एक तो भांप लिया कि कभी भी इतना बड़ा हमला कोई किसी किस्म का डेंजरस या इतने बड़े मैग्नीट्यूड का विच हैज स्ट्रेटेजिक रिपरकशंस उसका अमेरिका उनके ऊपर करेगा नहीं, और अगर कर भी दिया तो ईरान थिंक्स कि देयर पीपल हैव द कैपेसिटी टू बेयर दैट पेन, एंड देन ईरान हैज द कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द रीजनल एसेट्स, जहाँ पे नाम तो एसेट्स का होगा लेकिन उसका नुकसान फिर रीजनल कंट्रीज को होगा, तो वो कास्ट देने के लिए भी तैयार है। और फिर लगता है कि अपेरेंटली वो रिस्पॉन्ड करेगा भी, जो अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका अगर अफोर्ड ये इस तरह का अटैक करेगा, उसको अगर ईरान ने उसको एब्जॉर्ब करके रिस्पॉन्ड कर दिया, तो दैट विल बी द बिगेस्ट डिफीट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। देन देयर इज नो टॉक्स, फिर आगे फर्दर नहीं हो रही, फिर तो आई थिंक बड़ा डिजास्टर्स हो जाएगा। अच्छा जनरल साहब, एक बड़ी चंबी की बात सामने आई, वो ये कि जो पानी के प्लांट्स हैं अमेरिका के अंदर उनको हैक किया गया, और कुछ इतलात ये थी कि ईरानी हैकर्स की तरफ से जो है ये काम किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया, उसको कोलैप्स नहीं किया गया। मैसेज ये दिया गया कि यहाँ तक अगर हम रसाई हासिल कर सकते हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत से तजियाकारों की एक मुतफ़िका रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आई, बैनुल अक़वामी जरीदे के अंदर शाया भी हुई, जिसके अंदर ये था कि मुस्तकबिल की जो जंग है वो ना तो ये हमले जो जोग्राफियाई एतबार से किए जाते हैं इसके ऊपर होगी, ना ये फौजी अड्डों के ऊपर होगी, ना ये तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा हमले होंगे। ये हमले ज़्यादातर होंगे डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर। और जिस तरह मशरक़ वस्ता के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के आधे से ज़्यादा जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं वो सारे मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन का प्लांट जो मौजूद है वो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है। तो कहा यह जाता है कि अगले दिनों में ये इनके ऊपर हमले होंगे। जिस तरह अगर हम देखें हरमुज़गान के ऊपर जो हमला हुआ, जो ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट का हिस्सा था, जिसमें 20 देहात का पानी जो था उसका राबिता मुनक़ता हुआ, तो आने वाले दिनों के अंदर ये जंग का रुख इस तरह का दिखाया जा रहा है। क्या ये हकीकत के ऊपर मबनी है या फिर ये गोल और सेट किए जा रहे हैं मुस्तकबिल के नजरिए के तौर पे? नहीं, दिस इज वेरी मच डूएबल, और ये है दिस इज द प्लान। और अब ईरान ने तो एक दो दफा बड़ा क्लियरली अपनी जो भी उन्होंने एप्लीकेशन कर दी है, दे हैव डिक्लेयर्ड इट। दैट्स व्हाई सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज स्क्रैम्बल किए हैं और उन्होंने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला है कि आप इसको मत बढ़ाएं। मिडल ईस्ट तो टोटल डिपेंडेंट ही इसी डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, ऐसी वाटर के ऊपर, एंड दैट विल बी वेरी कैटास्ट्रोफिक। देखिए जो भी मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है, आई मीन जब अजरबैजान और इसका आर्मीनिया का कॉन्टेस्ट था तो उस वक्त टेक्नोलॉजी को यूज किया गया अगेंस्ट द मिलिट्री टारगेट्स, टैंक्स हिट किए गए, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मिलिट्री टारगेट्स लिए गए। अब यूक्रेन और रशिया की वार देख ले, वो सिविल टारगेट्स को भी उसी तरह कर रहे हैं वहां से। फिर पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट आपने देख लिया, अभी तक पाकिस्तान ने कोई इंडियन सिविल टारगेट्स नहीं लिया, हालांकि इंडियंस ने हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया है, सिविल फैसिलिटीज को। और फ्यूचर की जो वॉर भी है, इट इज अबाउट हाउ मच पेन यू कैन इन्फ्लिक्ट ऑन टू द एनिमी एंड हाउ मच पेन यू कैन बेयर, आप कितना ले सकते हैं। उसमें सिविल और मिलिट्री अलाइक हो गए, एंड दिस इज वेरी मच रियलिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और देयर लाइकली चांसेस हैं, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे ये वॉर उस तरफ जाए, वी माइट सी दिस हैपनिंग। और यही वो डेटरेंस है जो मैं कह रहा हूं कि जब रीजनल कंट्रीज को थ्रेटन किया है ईरान ने, दे हैव बीन एबल टू अचीव दिस डेटरेंस, उनको अचीव हुई है। बट हैविंग सेड दैट,
ईरान का भी इतना नुकसान हो जाएगा कि उनको फिर सालों साल लगेंगे, 40-50 साल ईरान पीछे चला जाएगा, उनको भी पता है। सो दैट्स व्हाई दे बोथ आर ट्राइंग कि हम किसी तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए। मेरा ख्याल में हार्डलाइनर की पॉलिसी से सप्रेशन से निकल कर दोनों को बोल्ड डिसीजन लेना होगा। बोल्ड इन अ सेंस कि दे बोथ हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। यूएस जो है वो इजराइल का इतना बर्डन उठा के आगे नहीं जा सकता। यूएस इज लूजिंग दिस वॉर इन अ वे कि एक यूनिलैटरल पावर जिसने अनाउंस किया था, जिसके प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में बैठ के कि मैं 4 दिनों में अपने अहदाफ हासिल कर लूंगा। लेकिन सर इसके ऊपर तो अब वो बात की जा रही है कि इब्ने खुल्दून ने 700 साल पहले कहा था कि जुग्राफिया जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, जुग्राफिया को ताकत में जरूर बदला जा सकता है। आप समुंदर कहीं और लेके जा सकते हैं और जुग्राफी के साथ साथ आपकी मईशत, आपकी अवामी सतह के ऊपर इत्तेहाद और आपकी जो पॉलिसी है वो आपको आगे लेके जा सकती है। ये तो उस दौर की बात है जब ना एआई था, ना स्टैटिस्टिक्स थे, ना इस तरह के जंगी बहरी बेड़े हुआ करते थे। तो यूं ईरान ने आबना हरमुज के हवाले से जो अपनी पोजीशन बनाई है और मुस्तकबिल के अंदर वो उसको खोना नहीं चाहता, और माजी करीब में वो ओमान की एक जो प्रपोजल था उसको रद्द कर चुका हुआ है कि जिसमें दीगर कंट्रीज का भी कंट्रोल होना चाहिए। तो अब आबना हरमुज के ऊपर कितनी की लचक ईरान दिखाने का अहल है, या उसे उतनी छूट अगर वो दे दे तो उसे सूटेबल हो सकती है? यासिर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने जो एनालाइज करनी चाहिए और देखनी चाहिए, और वो है भी कि बाकी तो आपने जो अपने खल्दून से कोट किया बिल्कुल ठीक है, वो बहुत सारी चीजें। चाइना को देख लें, उसकी अप्रोच ऑलमोस्ट वैसी है कि दे वांट टू बी एन इकोनॉमिक पावर एंड देन दी मॉरल पावर। अमेरिकन जो है वो जरा अपनी मिलिट्री एप्लीकेशन पे बहुत बिलीव करते हैं, बट दे आर बीइंग चैलेंज। अफगानिस्तान 20 ईयर्स क्यास, इराक क्यास, वियतनाम क्यास, और अगर यहाँ से रीजनेबल ये एग्जिट कार्ड नहीं उठाते पाकिस्तान जो उनको दे रहा है ऑफ रैम्प, तो अगेन क्यास या लॉस, दोनों में से एक इन्होंने चूज करना है। कमिंग बैक टू दी अदर हुर्मस, देखिए एक लीवरेज जरूर है ईरान के पास, उसको इस्तेमाल भी कर रहा है। एवरी लेवरेज हैज अ शेल्फ लाइफ। उसको फिर अदरवाइज जो आपके एनिमीज होते हैं या जो आपके अपोनेंट ग्रुप होता है या जो कैंप होता है, दे स्टार्ट प्लानिंग एंड दे स्टार्ट स्ट्रेटेजाइजिंग देमसेल्फ उसको अंडरमाइन करने के लिए, उस लेवरेज को। तो आप देख रहे हैं कि अदर देन दी जो तरसील है तेल की, उसके अल्टरनेटिव्स देखे जा रहे हैं, रूट्स देखे जा रहे हैं, और तेल के अलावा फिर कमर्शियल शिपिंग और कमर्शियल मूवमेंट्स के भी अदर रूट्स निकाले जाएंगे। और वो लेवरेज उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी ईरान के लिए फॉर अ वेरी प्रोटेक्टेड लॉन्ग पीरियड। आप ठीक है ज्योग्राफी का एक फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसकी भी लेवरेज की एक लाइफ होती है। दैट कॉल हैज टू बी गिवन बाय ईरान कि वो कब एग्जिट करना चाहेंगे, किस वक्त एग्जिट करना चाहेंगे, व्हाट इज अ विन विन फॉर देम। विन विन, अगर टोटल विन की तरफ अमेरिका और ईरान जाएंगे कि बिल्कुल सरेंडर, पॉलिसी कैप्चुलेशन, रीजन के अंदर ईरान जो है वो एक नया ताकतवर डोमिनेंट मुल्क बन के, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। रीजनल कंट्रीज भी नहीं देखेंगी। अमेरिका अगर समझता है कि पॉलिसी कैप्चुलेशन में डीकैपिटेशन से, अब डीकैपिटेशन को उनको नुकसान ये हुआ है इनडायरेक्टली कि वो जो लीडरशिप पहले थी, अली खamenei वही थे जिन्होंने JCPOA साइन किया था। उन तो वो बहुत सारी चीजें, अब वो जो मौजूदा लीडरशिप है वो और उससे भी ज्यादा हार्ड लाइन बन के निकल आई है। तो जो नई शाख निकली है वो पुराने तने से भी ज्यादा ताकतवर बन के सामने आई है और हार्ड लाइन बन के सामने आई है। तो दीज आर द चैलेंजेस। आई थिंक बोथ विल हैव टू यूज बोथ विल हैव टू परसू द वॉर अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए, न कि अपना जो बैगेज दोनों उठा के फिर रहे हैं उनको सामने रखें। अदरवाइज दोनों लूजर होंगे, रीजन लूजर होगा, और मे बी फिर जो लिक्विड पार्टी ऑफ इजराइल है अंडर नेतन्याहू वही शायद विनर और अपना इलेक्शन जीत के। मेरा फिर एक आखिरी सवाल जनरल साहब, पाकिस्तान का जो किरदार इस पूरे मामले के ऊपर रहा, बारहा मवाकों के ऊपर पाकिस्तान के किरदार के ऊपर भी सवालात उठते रहे कि जी क्या कर लिया आपने ये सब कुछ करके, आपके इख्तियार में तो रहा नहीं, वो देखे फिर लड़ पड़े, आपका असर रसूख कहीं पर नहीं रहा, आप फुला के सामने कमजोर हुए, फुला आपसे बदजन हुआ, बेशुमार बातें होती रही। अब की बार फिर पाकिस्तान ने वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची को और डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को फिर पाकिस्तान आने की दावत दी है। फिर ये लग रहा है कि पसे पर्दा जो रवाबित है वो पाकिस्तान के थ्रू ही जारी हो सारी हैं। तो पाकिस्तान की पोजीशन में उतार चढ़ाव क्या आया, अब मौजूदा पोजीशन क्या है और वे आउट क्या निकल सकता है? यासिर, इस पे आप खबर ले लें, बेशक पाकिस्तानी प्रोसेस नेवर स्टॉप्ड थ्रू आउट। हमारी जो लीडरशिप है, ऑफ कोर्स द पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे, चाहे वो मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो उसके लोग हैं,
दे वर कॉन्स्टेंटली इन टच, और ये इट विल रिमेन द फंडामेंटल। ये जो अपनाए हुर्मज पे या जो इस पे स्टिकिंग पॉइंट सामने आया, ये भी तो उसी पाकिस्तानी मुलाकात और पाकिस्तानी एफर्ट का नतीजा था। पाकिस्तान ने तीनों चीजें शुरू में अचीव की। एस्केलेशन को रुकवाया उस वक्त जो हो रही थी। पाकिस्तान दोनों को 47 साल के बाद एक कमरे में ले आया, बिठाया 21 आवर्स इस्लामाबाद के अंदर, आप और मैं वहीं पर मौजूद थे। उसके बाद आपने देख लिया कि पाकिस्तान में जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं या जो इश्यूज हैं वो सामने हाईलाइट हो गए कि ये 4-5-6 इश्यूज हैं। ऑल दो हुर्मस जो है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर था, लेकिन उसमें आइडेंटिफाई हो गया, और उसी के ऊपर फिर आपके हॉटलाइंस बनी, डी कन्फ्लिक्शन जोन बना लेबनान के ऊपर, और ये चीजें सामने, और एक बड़ा शानदार हुआ एक मुआहदे की फंडामेंटल मेमोरेंडम, उसका अंडरस्टैंडिंग कि इस मुआहदे की तरफ ये चीज़ ले जाएगी। फिर यूएस ने इनिशियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोशिश की कि ओमान के थ्रू हेजमनी ना नजर आए, कंट्रोल ना नजर आए, आपने शिप गुजारने की कोशिश की, और ईरान ने भी बगैर कोई वक्त ज़ाया किए उनको डायरेक्ट टारगेट किया, सऊदी एंड कतरी, एंड ये सिचुएशन। तो पाकिस्तानी प्रोसेस इज इंटैक्ट, पाकिस्तानी प्रोसेस इज पैरेलल, 2-3 चल रहे हैं ना, वो ये नहीं है कि एक खत्म हो गया तो दूसरा शुरू हो गया। ओमान के साथ जो ईरान का चल रहा है वो हुर्मस से रिलेटेड है, जो कतर के साथ चल रहा है, कतर और पाकिस्तान, तुर्किया, ये मिल के इजिप्ट जो है एक कर रहे हैं। फिर चाइना भी पाकिस्तानी प्रोसेस के पीछे खड़ा हो गया, वेस्ट भी पाकिस्तानी प्रोसेस के पीछे खड़ा हो गया। तो ये बातचीत में इस तरह की चीजें होती रहती, बट हैविंग सेड दैट, दोनों प्रिंसिपल स्टेट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जी, अमेरिका के और ईरान के, उन्होंने उनको परसू कर रहे हैं। पाकिस्तान शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। पाकिस्तान ने जो करना था कर दिया, पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स करनी थी वो कर चुका है, लेकिन आगे भी पाकिस्तान चाहता है कि स्टेबिलिटी अचीव हो, और ये रीजन थोड़ा सा देखें ना, पाकिस्तान इज मोर कंसर्न्ड अबाउट ईरान, मोर कंसर्न्ड अबाउट सऊदी अरेबिया, कतर, और सबसे बढ़ के गाजा, लेबनान, वहां पे लोगों की जो हालत है। तो पाकिस्तानी प्रोसेस इज इंटैक्ट, इट्स डिलीवरिंग, और आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे अगेन ये सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां पे ये टूटा था। ये ओमान और ये ईरान की सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से ये टूटा था, और पाकिस्तान का किरदार उसके अंदर नुमाया दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत के इलाकाई राबितों और तजारती रसाई के बड़े मंसूबों पर नजर डालें तो एक अहम मिसाल चाबहार बंदरगाह की है, जहां नई दिल्ली ने गुज़श्ता एक दहाई में भारी सरमायाकारी और सिफारती कोशिशों के जरिए वस्ती एशिया तक मुतबादिल रास्ता बनाने की कोशिश, लेकिन बदलती हुई इलाकाई सियासत, अमरीकी पाबंदियों और ईरान की पॉलिसीज में तब्दीली ने इस मंसूबे को गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार कर दिया, और शायद ही अब कभी इस मंसूबे पर अमल दरामद की नौबत आए। भारत का अब एक और बड़ा मंसूबा इसी नौइयत के खतरात से दोचार है, और वो इंटरनेशनल मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे भारत न सिर्फ मुआशी बल्कि स्ट्रेटेजिक हवाले से भी गेम चेंजर के तौर पर पेश करता रहा। भारत का यह मंसूबा बुनियादी तौर पर एक कसीर मुल्की राहदारी मंसूबा है, जिसका मकसद भारत को मशरिक़ वस्ता के जरिए यूरोप से मुंसलिक करना है। इस मंसूबे में रेलवे, बंदरगाहों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के नेटवर्क्स को यकजा करने का तस्वुर पेश किया गया, ताकि तजारत तेज, सस्ती और ज्यादा मौसर हो सके। भारत इन दोनों मंसूबों के जरिए दर हकीकत चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को मुतबादिल पेश करने की कोशिश करने के अलावा अपने तौर पर इलाकाई ताकत बनने का ख्वाब भी देखता रहा। इस मंसूबे में भारत, सऊदी अरेबिया, यूएई, उर्दन, इजराइल और यूरोपीय ममालिक अहम शराकतदार है, जिसे G20 सरबराही इजलास में भी खास अहमियत मिली। लेकिन इस मंसूबे की कामयाबी का इन्हसार सिर्फ मुआशी हिसाब किताब पर नहीं, बल्कि खत्ते की पेचीदा जुग्राफियाई सियासत पर भी है। सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात में पैदा होने वाले उतार चढ़ाव ने इस मंसूबे के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि इन दोनों ममालिक को इस मंसूबे की बुनियाद तस्वुर किया जा रहा था। लेकिन गजा जंग और उसके बाद दोनों ममालिक में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद अब इस मंसूबे पर जल्द अमल दरामद मुमकिन नहीं। सऊदी अरब की जानिब से इजराइल से फासला इख्तियार करना और फलस्तीनी मसले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने ने भारत के लिए जरूर मुश्किलात बढ़ाई हैं, जो हालिया महीनों में गैर मामूली तौर पर इजराइल के करीब हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ईरान को इस मंसूबे में शामिल नहीं किया गया, जिसने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक खला पैदा किया। चाबहार की मिसाल ये जाहिर करती है कि ईरान के बगैर किसी भी इलाकाई मंसूबे का देर पा इस्तेहकाम हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए भारतीय मंसूबे मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इसी नौइयत के चैलेंजेस का सामना है, जो सिर्फ सरमायाकारी से हल नहीं होते। इस मंसूबे के हवाले से किए जा रहे मुआशी दावे भी काबिल गौर हैं। कहा गया कि यह राहदारी सुएज कैनाल के मुकाबले में तकरीबन 40% वक्त बचाएगी और तवानाई के शोबे में एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात, बुहेरा अहमर में कशीदगी और अहम बहरी रास्तों पर खतरात इन दावों को अमली
शक्ल देने में रुकावट बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के अलावा अमेरिका और यूरोपीय ममालिक भी इस मंसूबे को चीन के बढ़ते हुए इलाकाई असर और रसूख को कम करने की एक कोशिश करार देते रहे, लेकिन भारत और मोदी हुकूमत का यह ख्वाब भी अब चाबहार की तरह चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। यूं भारत के चाबहार और मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे मंसूबों का मकसद इलाकाई राबितों के जरिए बज़ाहिर मुआशी तरक्की और स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल करना था, लेकिन दर हकीकत खित्ते में अमरीकी मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता था। यूं मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत के लिए असल इम्तिहान अब यही है कि क्या वो मौजूदा हालात के साथ खुद को हम आहंग कर पाती है या नहीं, क्योंकि भारत खित्ते में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने के अलावा अमरीकी मफादात की निगरानी तो कर सकता है, लेकिन उसकी एक कीमत भी है जो अब इन मंसूबों के तात्तुल की सूरत में भारत को ही अदा करनी। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मंसूर जाफर साहब ने। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर साहब, भारत ने जो चाबहार बंदरगाह के मंसूबे में सरमायाकारी की, अमली तौर पर खुद ही उससे अलग हो गया। अब मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो भारत को ये मशरक़ के वस्ता के ममालिक और फिर उसको एशिया के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, एक बहुत बड़ा ख्वाब था, मौजूदा सूरत हाल में उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ इस नाम नहाद मंसूबे का तो जो खात्मा बिल खैर मैं कहूँगा वो तो 7 अक्टूबर 2023 को ही हो गया था कि जब फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने एक यकबारगी के साथ इसराइल पर एक हमला किया और उस हमले के नतीजे में यकीनन बड़े पैमाने पे जो इसराइल को जानी और माली नुकसान पहुंचा, यकीनन उसके जवाब में एक बड़ा बैकलैश जो है वो इसराइल की तरफ से भी देखने को आया। लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ा एक वेल कैलकुलेटेड अटैक था मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से, और ये कोई जिसे कहना चाहिए बगैर किसी होमवर्क के नहीं था, और बुनियादी तौर पे इसका जो हदफ थे वो इसी नौइयत के मंसूबे थे कि जिसके नतीजे में इसराइल का अरब दुनिया के साथ जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्लान था मुख्तलिफ बैनर्स तरह, कभी वो अब्राहम अकॉर्ड के नाम पर, कभी वो इसी तरह के इकनॉमिक मनसूबा जात जो हैं, और ख़ासतौर पे जो ऐसी सप्लाई चेन, अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन के जिसके ज़रिए वो भारत जैसे मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के दुश्मन को एशिया से मिडल ईस्ट के रास्ते यूरोपीय मंडियों तक एक्सेस देने के लिए वो तैयार किया गया था। और उसके यकीनन बेनिफिशरी यही वो ममालिक थे कि जो इस वक्त आपको कतार अंदर कतार अब्राहम अकॉर्ड के लिए नजर आते हैं। लेकिन इस मंसूबे के इस हमले के बाद ये तमाम का तमाम मंसूबा जो है वो पहले I2U2 के नाम से एक आप कह लीजिए बैनर था जिसके तहत ये मंसूबा क्रिएट किया गया था। उसमें इसराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मुत्तहदा अरब अमारात, ये उसमें ममालिक शामिल थे। फिर इसमें ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो खासतौर पे शुरू किया गया, इसका एक तो हदफ ये था कि इंडिया को खासतौर पे यूरोपीय मंडियों तक एक्सेस दी जाए एशिया के रास्ते और मिडल ईस्ट के रास्ते। दूसरा इसका ये था कि पूरी ऐसी अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन जो है वो इंश्योर की जाए, ताकि इस वक्त जो कजिया इस वक्त आपको आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की सूरत में देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ बाबुल मंदब की जो एक पोटेंशियल जो बंदिश का इम्कान है, उन तमाम नौइयत के जो खतरात हैं उससे बचा जा सके और इस खित्ते को बगैर किसी माशी तौर पे भूचाल का शिकार किए वो मंसूबा जो अमेरिका और इसराइल मिल के इस खित्ते में हासिल करना चाहते हैं, यानी जो ग्रेटर मिडल ईस्ट का प्लान है, उसको बड़ा ही स्मूथली यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सके। लेकिन वो तमाम का तमाम मंसूबा जो है, क्योंकि इसके पैरेलल ये तो एक इकोनॉमिक वेलबींग के हवाले से या एक सप्लाई चेन को इंश्योर करने के हवाले से मंसूबा था, जिसका एक हदफ तो ये था। दूसरे नंबर पे जो चीन का मंसूबा था, जो CPEC हमारे और वन रोड बेल्ट के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका जो एक फैलाव था मिडल ईस्ट के अंदर या दीगर मुल्कों के अंदर, उसको रोकने के हवाले से ये सारा। अच्छा मंसूर साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि जब एक तरफ ये मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा, इसमें सऊदी अरब भी जो था बड़ा हिस्सेदार था, और सऊदी अरब के इजराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात जो हैं वो उसके बाद से ख़राब होते चले गए और अब वैसे नहीं है जो माजी के अंदर मौजूद थे, तो जो चीन का मंसूबा है वो मंसूबा मुस्तकबिल के अंदर किस हद तक काबिल अमल होगा या काबिल फैलाव होगा, और ये जो काउंटर के तौर पे मुतारिफ करवाया गया है, मुस्तकबिल में इसके फैलाव की कोई राह हमवार हो सकती?
देखिए, जहां तक तो सीपैक का ताल्लुक है, तो उसको तो अब भी चीन जो है वो उसी शद्दोमत के साथ इस रीजन के अंदर भी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वो वहां के उसके फैलाव के हवाले से या जो अपना रोड मैप है उसी के मुताबिक वो चीजें लेके चल रहा है। जो एक लेटरल एंट्री हुई थी, ये खासतौर पे जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर की शक्ल में, ये जो इंडिया वाला जो मंसूबा है, ये एक इजाफी आप कह लीजिए इसमें इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा था, और मकसद यही था कि अमेरिका के वो अज़ाइम के जो चीन को कंटेन करने के हवाले से माशी तौर पे भी उसे नाकाम हो रहा था और मिलिटरीली भी उसमें एक नाकामी दिखाई दे रही थी। तो ये इस नौइयत की अमेरिका और इसराइल की सरपरस्ती के, आपने देखा कि ये जो आपने जो मुख्तलिफ मुल्कों के सफारती ताल्लुकात की बात की, जिसमें सऊदी अरब का खासतौर पर जिक्र आया, ये उसी दिनों की बात है कि जब ये अटैक किया गया फलस्तीनी मज़ामती तंजीमों की तरफ से इसराइल पर। उससे पहले डिप्लोमेटिकली बहुत सारी चीजें स्मूथ की जा चुकी थी। खासतौर पे सऊदी अरब ने खुद अपने नॉन रेजिडेंट अल-कुद्स के लिए अपने नॉन रेजिडेंट सफीर का तकर्रुर कर दिया था, और ये एक इनडायरेक्ट आप समझ लीजिए या इम्प्लाइड रिकग्निशन वाली बात थी। अगरचे वो वहां पे उन्होंने चार्ज संभाला नहीं था अल-कुद्स में, वो जॉर्डन में भेजते, ओमान में भेजते, लेकिन वो सफीर मुकर्रर किए गए थे उसी के लिए। और इस हमले से तकरीबन 2 दिन बाद, इस हमले से 2 दिन बाद इसराइल की एक सऊदी जो एक वफ्द, आला सतही वफ्द, सरकारी वफद जो है, उसने अल-कुद्स का दौरा करना था, और ये सारी चीजें जो है उस पूरे मंसूबे के तहत अनफोल्ड की जानी थी, इन मंसूबों का ऐलान किया जाना था। लेकिन मैं समझता हूँ मज़ाहमती तंजीमों ने इसे बड़ा टाइमली चेक करके और इस पर एक यकबारगी के साथ जो हमला करके इसको नाकाम बनाया। अगरचे उसकी बहुत बड़ी कीमत इस वक्त तक फलस्तीनी अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने उस मिडिल जो खासतौर पे जो उनका एक बेस कैंप था अपने किबला अव्वल की आज़ादी के हवाले से, गजा और वेस्ट बैंक, उन्होंने उसको सिक्योर करने के लिए या वहाँ पे अपना असर और रसूख कायम रखने के लिए, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा, अगर इसे गैर पार्लिमानी से लफ्ज़ जुआ खेला, लेकिन कम अज कम उससे कम ये इशू के जो बैक बर्नर पे चला गया था फलस्तीन का, वो एक बार फिर दुनिया की नजरों में आया। अच्छा मंसूर साहब आप क्या समझते हैं कि अभी के जो मौजूदा हालात हैं उसमें इजराइल के साथ जो भारत की है, इसको मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल के अंदर भारत को मुआशी सतह पे क्या फवायद होने वाले हैं या क्या नुकसानात वो भुगतेगा? देखिए जी, इस वक्त अगर दुनिया में 2 मुल्क हकीकी मानों में, बल्कि अगर 3 कहा जाए, आइसोलेशन का शिकार हैं डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली, उसमें एक तो ईरान है, जिसको यकीनन बड़ी एक प्लानिंग के तहत उस पर पाबंदी आयद की गई और उसे सफारती तौर पे भी डिप्लोमेटिकली एलिनेट करके रख दिया गया। अब ये जो रिसेंट तालमेल है इसराइल का और इंडिया का, ये भी अगर आप इसका एनालिसिस करें, खासतौर पे आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से इसराइल की प्ले बुक को कश्मीर के अंदर इंडिया ने यानी उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की और उसके दस्तूरी स्टेटस को ख़त्म करके और वहाँ पे आबादाती जो तनासब है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, तो आपको इन दोनों की जो तालमेल, वो जो हम मुहावरतन एक बात इस्तेमाल किया करते हैं कि हनूद यहूद गठ जोड़, उसका हकीकी मानों में आपके सामने इजहार होता है कि कैसे इन दोनों मुल्कों ने, और अब दुनिया में इस वक्त तन्हाई का शिकार है ये दोनों मुल्क। इस वक्त इंडिया जो है खासतौर पर पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता बरस सींग फंसाने के बाद जिस तरीके से इररेलेवेंट हुआ है खासतौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ये वो इंडिया है कि जिसका चर्चा था मिडल ईस्ट के अंदर, खासतौर पे अमेरिका के अंदर जिक्र होता था। ये सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े रेजिडेंट ख्याल किए जाते थे, और इसी तरीके से उनकी अमेरिकन पॉलिटिक्स में उनके फॉरेन ऑफिस तक इनकी एक्सेस, और इसी तरीके से जो इसराइल है वो जिसका डंका बजता था पूरे अमेरिका के अंदर, उनकी यहूदी लॉबी, अब ये वही इसराइल है कि जिसके खिलाफ खुद अमरीकी जामियात के अंदर मुख्तलिफ जो कैंप्स लगे जहाँ पे फ़लस्तीन और गजा में उनके मजालिम है उसकी मजम्मत की गई। और अभी जो रिसेंटली आपको वहाँ पे जो सियासी तब्दीलियाँ नजर आ रही हैं, खासतौर पे एक अभी जो मिस्री नजाद एक सैयद नामी एक जो अभी कैंडिडेट है जो सेनेट के लिए नामजद हो रहे हैं, एक प्राइमरी के अंदर विन कर रहे हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इस वक्त जो अमेरिका के अंदर भी जो यहूद नवाज या जो सहूनी ख्यालात के हामिल इस वक्त सियासतदान है, वो भी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं इसराइल के साथ साथ, क्योंकि इसराइल की अनकंडीशनल सपोर्ट और हर तरीके के मजालिम में उनके साथ खड़ा होने की वजह से इस वक्त दुनिया, खासतौर पर इंसाफ पसंद अवाम जो है वो इसराइल को भी उसी नजर से देखें, और इसराइल को यूरोप के अंदर
इस वक्त जिस नौयत की पाबंदियों का सामना है, खासतौर पे जो बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में कुछ वज़रा के और नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इस वक्त ये ट्रैवल भी फ्रीली नहीं कर सकते। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। मंसूर साहब, एक चीज समझाइए, हम सर अक्सर औकात कहते हैं कि ये जो हिंदुत्व की सोच है या जो मोदी हुकूमत है या बनिए की जो सोच है, ये घाटे का सौदा नहीं करते। हम अक्सर औकात मिसाल के तौर पे ये बताते हैं कि मक्कार है, चालाक है, कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। तो अब की बार ये घाटे का सौदा कैसे हो गया? यानी अब की बार ये गलत फैसले कैसे हो गए? वो तमाम की तमाम लॉबीज जो बैनुल-अक़वामी सतह पे इनके लिए काम कर रही थी, उनका सारे का सारा असर और रसूख कैसे खत्म हो गया? सिफारती तौर पे तन्हाई कैसे हो गई? मौशी तौर पे बैकफुट पे क्यों जाना पड़ गया? मुस्तकबिल क्यों तारीख इनको लगने लगा? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि एक तो जो रियलिटी चेक इंडिया को सामने करना पड़ा पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता बरस वाली जंग के अंदर, खासतौर पे उनका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जिस अंदाज से नाकामी से दो चार हुआ, और उसमें बिलखुसूस खुद अमरीकी सदर का उस पूरी जंग को रुकवाने के हवाले से अपने किरदार का मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म पे और ख़ासतौर पे इंडिया को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात का जिस तरीके से बरमला इजहार तकरीबन 60 बार तो हम उसको काउंट कर चुके हैं कि वो कह चुके हैं, और उस जंग के बंद करने का क्रेडिट। तो ऐसे मौके पे पाकिस्तान जो है, यकीनन जिस अंदाज से पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री, खासतौर पे उसके जो तैयारा साज इस वक्त जो सलाहियत है, उसको जिस अंदाज से वेलकम मिला पाकिस्तान की उस मिलिट्री विक्ट्री के बाद, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा ब्लो था। और बिलखुसूस इंडिया के अंदर जिस अंदाज से उनके यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, उनके रीजन्स के अंदर, वो भी इस वक्त एक उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बिलखुसूस अगर आप पास्ट की बात करें तो जो किसानों की मूवमेंट थी, उसने उनका एक असल चेहरा दुनिया के सामने लेके आया। और रिसेंटली जिस चीज को काकरोच पार्टी कहा जाता है, उनके हाथों जिस अंदाज से दाखिली जो भारत की सियासत है वो इस वक्त मुंह की खाई है उसने, और उनके वज़रा कतार अंदर कतार जो इस्तीफे देने के हवाले से वहां से एक शोर सुनाई दे रहा है। तो ये इंडिया की वो जो इनक्रेडिबल डेमोक्रेसी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के जो दावे हैं, उसकी नफी करने के लिए ये तमाम इक़दाम काफी हैं। और दुनिया जाहिर है आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, इस वक्त आप बहुत ज्यादा लेपापोती या अपने नाम नहाद प्रोपेगेंडे के जरिए दुनिया को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो ये वो तमाम मैं समझता हूँ अवामिल हैं कि जिसके नतीजे में जो बनिया है वो इस बार घाटे का सौदा करने पर मजबूर हो गया है, या दुनिया उसको हकीकी मानों में उसका वो चेहरा दिखाने के लिए तुली बैठी है और उनको दिखा रही है। न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके जो साथी इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की एक आउटपोस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, उनका भी हकीकी चेहरा दुनिया ने देख लिया है। ये वो तमाम चीजें जो है मिलकर मैं समझता हूँ कि इस वक्त इन दोनों मुल्कों की किस्मत खोटी करने के लिए काफी है। यही वजह है कि इस वक्त उनको अपने जो अमाल के अंदर जो एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, और उसके अगेंस्ट दुनिया भर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया भर के जो अवाम हैं, वो मजलूम फलस्तीनियों के साथ और इसी तरीके से मजलूम कश्मीरियों के साथ, अगरचे इस वक्त भी जो बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन दोनों इश्यूज को ऑन मेरिट और अपने उस रिकॉर्ड और उन करारदादों की रोशनी में हल करें, उसके पाबंद हैं, वो तो इस बारे में बेबस दिखाई देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितना ज्यादा पब्लिक ओपिनियन इन दोनों इश्यूज के फेवर में मौजूद है, खासतौर पे अगर आज आपने देखा हो कि जिस तरीके से दुनिया भर में कश्मीरियों ने ये जो में इस्तिसाल कश्मीर मनाया जाता है जिसमें उसके खुसूसी स्टेटस को खत्म किया गया, कौन सा ऐसा हरबा है जो इस कमतर आप कह लीजिए सोच के हामिल बनिए ने अडॉप्ट नहीं किया कि पंडितों को पूरे तमाम तरह हरबे जो है वो इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उसके नताइज उसके हक में नहीं निकले। और वो जो उसने जुआ लगाया माशी तौर पे, सियासी तौर पे, उसी ने उसको ऐसा हरवाया है कि खत्ते के अंदर सिफारती तन्हाई का शिकार है, मौशी मंजरनामा उसके लिए कमज़ोर है और उसकी सियासत जो है वो मुश्किल का शिकार दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इसी भारत की बात की जाएगी कि सियासी जवाल बीजेपी का शुरू किस तरीके से हो रहा है और उसके इशारे क्या दिखाई दे रहे हैं, उस पर बात होगी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, कुछ रोज कबल तक भारत की राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच तहरीक के तहत नौजवानों ने नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत की नाक में दम किया हुआ था।
और ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं बल्कि एक ऐसी अलामत बन चुका था जिसने भारत में ताकत के तवाजुन और वजीर आजम मोदी की हिंदुत्व पॉलिसीज को खुलकर चैलेंज किया। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में खुद को कॉकरोच कहने वाले ये नौजवान इब्तिदा में तंज का निशाना बने, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसी तहरीक को जन्म दिया जिसने हुकूमत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया और यूं मोदी हुकूमत के ताकतवर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा, जिसे मोदी हुकूमत के लिए गैर मामूली धचका करार दिया जा रहा है। तज्जियाकारों का यह कहना है कि गुज़िश्ता एक दिहाई से ज्यादा अरसे में यह पहला मौका था जब किसी अवामी तहरीक ने इस कदर बड़े पैमाने पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही एक और अहम तब्दीली सामने आई और वो था खौफ का खात्मा। वो नौजवान जो पहले हुकूमती रद्द-ए-अमल से डरते थे खुल के सड़कों पे निकले और यूं मोदी की हिंदुत्व हुकूमत गैर मामूली तौर पे मुश्किलात का शिकार हो गई। कॉकरोच तहरीक ने यह भी वाज़ेह किया कि नई नस्ल ना सिर्फ सियासी तौर पे बाशऊर है बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुद को मुअस्सर अंदाज में मुनज़्ज़म करने की सलाहियत भी रखती है। यही वजह है कि हुकूमत को भी अपनी हिकमत अमली तब्दील करना पड़ी और नौजवानों तक पहुंचने के लिए अपनी डिजिटल मौजूदगी बढ़ाना पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तब्दीली वक्ती है या उसके असरात तवीलुल मुद्दती होंगे। इसी बदलते हुए पस मंजर में भारतीय रियासत बिहार के हांकीपुर के ज़िमनी इंतखाब में प्रशांत किशोर की फतह गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी की सियासी उड़ान में कलीदी किरदार अदा किया था। 2014 के इंतखाबात में इनकी हिकमत अमली चाय पे चर्चा ने मोदी को कौमी सतह पर एक मजबूत और मकबूल लीडर के तौर पर नुमाया करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब यही प्रशांत किशोर एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आकर बीजेपी के लिए एक वाज़ेह चैलेंज बन चुके हैं। हांकीपुर की नशिस्त पर इनकी कामयाबी कई हवालों से हैरानकुन है। यह हल्का 3 दहाइयों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रशांत ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि वाज़ेह मार्जिन से कामयाब होकर यह साबित किया कि सियासी फजा तेजी से बदल रही है। माहिरीन इस कामयाबी की कई वजूहात बयान करते हैं, जिनमें हालिया तलबा एहतजाज, बीजेपी के अंदरूनी इख्तलाफात, कम वोटर टर्नआउट और मकामी मसाइल को मौसर अंदाज में पेश करना शामिल है। यूं कॉकरोच तहरीक और प्रशांत किशोर की जीत को एक दूसरे से अलग करके देखना मुमकिन नहीं। नौजवानों का बढ़ता हुआ सियासी शऊर अब सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा बल्कि इंतखाबी नताइज पर भी असरअंदाज हो रहा है। यह रुझान अगर बरकरार रहा तो बीजेपी के लिए एक संजीदा चैलेंज होगा। मोदी की सियासत अब तक एक मजबूत मरकजी बयानिया और कंट्रोल्ड सियासी माहौल पे कायम रही, लेकिन जब मुख्तलिफ सतहों पर दबाव बढ़ने लगा तो इस किस्म के बयानों को बरकरार रखना मुश्किल होता चला जा रहा है। प्रशांत किशोर जैसी सियासी हिकमत अमली के माहिर का मैदान में आना मोदी के लिए खतरे की अलामत है। वो न सिर्फ इंतखाबी सियासत की बारीकियों को समझते हैं बल्कि अवामी नफ्सियात और बयानिया साजी में भी महारत रखते हैं। वो अगर अपनी इस सलाहियत को एक बड़ी सियासी तहरीक में तब्दील करने में कामयाब हो गए तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। कुछ माहिरीन तो यहां तक कह रहे हैं कि वो मोदी को इक़्तिदार से हटाने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यूं प्रशांत किशोर की जीत ने यह इशारा दिया है कि सियासी मंजरनामा बदल रहा है। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सियासत अब वाज़ेह तौर पे दबाव का सामना कर रही है और यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि यह तब्दीली देर पा साबित होती है या नहीं, लेकिन यह जरूर वाज़ेह हुआ कि भारत की सियासत एक नए मरहले में दाखिल हुई और मोदी की हिंदुत्व सियासत का खात्मा अब ज्यादा दूर नहीं रहा। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, दिफाई उमूर के भी माहिर हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, ये नई दिल्ली में नौजवानों की जो कॉकरोच तहरीक थी ये तो खत्म हो चुकी, एक इस्तीफा तो आ चुका, लेकिन हुकूमत जो है वो अब किस हद तक दबाव का शिकार है। ये बिहार के अंदर जो बांकीपुर का इलेक्शन हुआ और उसके अंदर जो एक सीट जीती गई है और जिस शख्सियत की तरफ से उसी शख्सियत ने पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया के अंदर पोर्ट्रे किया था मोदी को, चाय की सियासत ने जन्म लिया था और इस वक्त वो बीजेपी के गले की हड्डी बन गई, ये किस चीज की इब्तिदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी का है, मेरा ख्याल है इट इज नॉट एन एंड। वो एंड नहीं हुआ, ये उन्होंने सिर्फ एक टेस्टर लगाया था। उन्होंने बताया था कि हम किस काबिल हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी सलाहियत क्या है, हमारे अज़ाइम क्या हैं, हमारे इरादे क्या हैं। और उन्होंने ये भी साथ कहा कि 2029 के इलेक्शन के अंदर मोदी को तो हम नहीं आने देंगे, लेकिन मुझे ये बहुत वसूख से मैं कह सकता हूँ कि वो 2029 से पहले इसकी जो बोरिया बिस्तरा है वो गोल कर देंगे। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर जन्म ले रही हैं और दूसरी जानिब मोदी सरकार इस टाइम पे मुश्किलात में इसलिए भी ज्यादा इजाफा हो रहा है क्योंकि उसके जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है। जो एक उन्होंने फसाद कायम किया
किया हुआ था, एक नकाब डाला हुआ था मासूमियत का, वो अब एक भेड़िया खूंखार उसका चेहरा अयां हो गया। जो उन्होंने एक उसके लिए टूल इस्तेमाल किया था गोदी मीडिया का, अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का एतबार नहीं रहा। लोगों ने गोदी मीडिया को एक्सपोज करके रख दिया और उसके अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत बड़ा किरदार है। बाकी रही जहां ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन को भी पता है कि ये तीसरी कंसेक्यूटिव टर्म है जिसको वो गुजार रहे हैं, तो ये तो उनको पता है कि ये उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में, अब आपने जैसे जिक्र किया इलेक्शंस का, देखें ये तो एक बड़ा वजाहत से नजर आ रहा है कि एक सेंटिमेंट तब्दील हो रहा है, एक माइंडसेट तब्दील हो रहा है। एक हिंदुत्व से अब एक और माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फिजा है जो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की सोच है, ये एक इन्फेक्शन की मानद है। मैं इसको बुरा इन्फेक्शन नहीं कहूंगा, पॉजिटिव इन्फेक्शन कहूंगा। नतीजा ये होगा कि लोगों के अंदर एक निगेशन आ जाएगी मोदी सरकार के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मोदी सरकार इस टाइम पे उस तमाम जो एक ऐसा निज़ाम है, जो इस्तेहसाली निज़ाम है, जो एक जालमाना निज़ाम है, जो एक ब्लेम गेम है पाकिस्तान के ऊपर और या दूसरे लोगों पर या अक़लियतों के साथ ज़्यादतियाँ, ये तमाम आज पढ़े लिखे लोग, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये मामूली लोग नहीं हैं। इस वजह से आई बिलीव कि ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसकी टिक टिक तो रोजाना सुनाई देगी नरेंद्र मोदी को, और बहुत जल्द आपको ये फटता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि ये एक टेस्ट केस था। इसके बाद वो दूसरा लेके आएंगे और कहेंगे कि अगर आपने हमारी मांगे पूरी ना करी तो फिर इसके नतीजे में फिर इसके ये नताइज निकलेंगे, एंड द नेशन इज सपोर्टिंग देम वेरी स्ट्रांगली। अच्छा गुल साहब, अगर देखा जाए वजीर तालीम का इस्तीफा कोई छोटा इस्तीफा नहीं था। सवा अरब की आबादी के एतबार से देखा जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो दुनिया भर में सेकुलर होने की दावेदार है, वहाँ पर आवाज़ें उठी और ये इस्तीफा आया, और ये पिछली एक दहाई में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी तहरीक के नतीजे में कोई इस्तीफा आया। अब आगे चल के बीजेपी का मुस्तकबिल जो है, ये बीजेपी के अंदर से ही तब्दील होना है या बीजेपी का वाइप आउट होना है? आपको याद होगा गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर जब हम कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे एहतजाज कर रही थी, तो तब हमारी गुफ्तगू हुई, तो आपने ये कहा कि बीजेपी जो है वो ये सोच रही है कि अंदरूनी तौर पे तब्दीली हो, आरएसएस भी सोच रही है कि ये हमारे ऊपर बोझ बन चुका है, तो अंदरूनी तौर पे तब्दील करने की बातें हैं, जयशंकर को लाने की बातें हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अभी की जो इब्तदा है, ये बीजेपी के अंदरूनी तौर पे कोई बदलाव आएगा तो बीजेपी ही आएगी दोबारा, या फिर मजमूई तौर पे बदलाव आएगा और बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी? यासिर साहब, ये सवाल बड़ा ही अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर बदलाव तब आता है जब अवामी सतह पर रद्द अमल आता है। रद्द अमल आना शुरू हो गया। ये कॉकरोच जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी, नाम आप जरा देखें, वो कोई और नाम रख सकते थे। उसके बाद फिर उनकी शर्त देखें कि हमारी पार्टी में अगर आना है सीजेपी में तो बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा इससे बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जो एक इस्तीफा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह ये बनी कि जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे, इस टाइम पे भारत के अंदर सेक्रेटरी एजुकेशन एक बहुत बड़ा मर्तबा समझा जाता है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने स्टेप डाउन कर दिया था और यही वजह बनी कि प्रधान जो उनका धर्मेंद्र प्रधान जो उनका वजीर तालीम था, बावजूद उसको पूरी तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने बचाने की कोशिश की, लेकिन जो मेरे अंदरूनी जराए हैं वो ये बताते हैं कि उसको कहा गया कि तुम अपनी बलि चढ़ा दो, तुम कुर्बानी दे दो, हम तुम्हें कॉम्पनसेट करेंगे कहीं से, तुम्हारे किसी रिश्तेदार को, तुम्हारे किसी ताल्लुक वास्ते को हम कॉम्पनसेट करेंगे। बड़ा मुश्किल मरहला था बीजेपी में, उसके बहुत सपोर्टर मौजूद थे, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जब उन्होंने देखा कि वो पूरी जा रही थी हुकूमत, तो उन्होंने कहा फिर एक आदमी का इस्तीफा, ये उनका वैसे भी माइंडसेट है मौजूद। लेकिन जो आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था
क्योंकि जब ये इंटरनल प्रेशर बढ़ना शुरू होंगे तो पार्टी के अंदर तब्दीलियां पहले भी रिक्वायर्ड थी। पाक भारत जंग के बाद योगी आदित्यनाथ जो था वो आपने देखा कि कैसे वो क्लेमेंट बनकर सामने उभरा और बीजेपी के अंदर ये सोच पैदा हो गई कि नरेंद्र मोदी को अब इस अधेड़ उम्री में रिटायर हो जाना चाहिए और उनको क्योंकि ये उनकी सालगिरह के मौके पे बजाय उसको तोहफा देने के उसको डरावा दिया गया कि तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। ये सोच पाकिस्तान की और इंडिया की जो जंग हुई उसके बाद ये नाफिजुल अमल होना शुरू हुई और उसके बाद ये बढ़ रही है। अब ये इसको जो गोदी मीडिया जो प्रोटेक्ट किया करता था और सब हरा हरा दिखाता था, सब जो है वो अच्छे की रिपोर्ट देता था, अब उसको लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया और जो देखते भी हैं वो इस नजर से देखते हैं, यानी कि वो अगर मोदी को अच्छा बोले तो इसका मतलब वो ऑपोजिट लेते हैं और अगर वो मोदी के लिए बुरा बोले तो वो उसको कबूल कर लेते हैं। तो ये एक कैच 22 की सिचुएशन में नरेंद्र मोदी आन पड़ा है। इसका जाना भी ठहरा है, बीजेपी का जवाल भी ठहरा हुआ है और बीजेपी के अंदर आप अंदरूनी साजिशों को भी बहुत जल्द पनपता देखेंगे। अच्छा गुल साहब, अभी अगर देखें, आप समझते हैं कि कांग्रेस की मौजूदा जो सियासत रही या आम आदमी पार्टी की मौजूदा जो सियासत है, इनका इल्हाक हो भी जाए तो ये बीजेपी का खात्मा होगा, या फिर आप ये समझते हैं कि अब उनके लिए इलेक्टेबल्स जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी हो गई? कॉकरोच जनता पार्टी अगर रजिस्टर्ड खुद को करवाती है तो ये एक नई तरह की सियासत होगी और इसके अंदर कंट्रोल्ड मीडिया और डिजिटल मीडिया, उसका किरदार मुस्तकबिल में क्या देखते हैं इस पूरी सियासत में? कंट्रोल्ड मीडिया और डिजिटल मीडिया, देखें कंट्रोल्ड मीडिया को तो रिजेक्ट कर रही है अवाम रोजाना की बुनियाद पे। डिजिटल मीडिया के अंदर ध्रुव राठी हो गए या बाकी शशि थरूर हो गए या बाकी लोग हो गए, वो खातून का नाम मेरे ध्यान से निकल गया, तो उन लोगों को लोग देखना चाहते हैं और लोग जो है वो कहते हैं कि जी इन लोगों की बात के ऊपर, और पाकिस्तानी मीडिया बहुत देखा जाता है, आपको देखा जाता है इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बहुत बैलेंस गुफ्तगू कर रहा है। हमारे यूट्यूबर्स मां सवाए चंद एक के जिनको बहुत तकलीफ है, उसके अलावा मेरे ख्याल में लोग बड़े बात को गौर से देखने लगते हैं। मैं आपको अपना बता दूं, बकायदा मेरा ट्विटर, मेरा जो यूट्यूब का है वो बैन है इंडिया के अंदर, हालांकि मैं सिर्फ हकायक के ऊपर बात करता हूँ। सर आप तो उसके बावजूद उन्होंने बैन कर दिया। बहुत से इसमें बहे हुए हैं। जी हम कोई बात, ये हमारे लिए मेडल है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आपकी बात है, कांग्रेस ने क्यों साथ दिया सीजेपी का और आम आदमी पार्टी क्यों? आम आदमी पार्टी जो थी वो केजरीवाल साहब की, तो वो अरविंद केजरीवाल की, तो वो केजरीवाल जो था उस टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, अवाम में एकदम पजेराई मिली। न्यू दिल्ली और उसके मज़ाफात के अंदर लोग केजरीवाल को आइडियलाइज करने लगे, लेकिन केजरीवाल जो था वो कहीं ना कहीं जाके सिस्टम का हिस्सा बनने लग गया और सियासत खेलने लग गया, जिसके नतीजे के अंदर लोगों ने उससे थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो गया। कांग्रेस अगर इतनी अच्छी होती तो कभी भी बीजेपी के लिए एक इतना थर्ड टर्म के लिए भी जगह ना बनती, लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम चीजों को मेरे ख्याल में एक्सपोज कर दिया वक्त से पहले और अपनी पार्टी को संभाल ना पाए, और लोगों ने यह भी समझ लिया कि चाहे कांग्रेस है या बीजेपी, दोनों जो हैं वो उनके बुनियादी एजेंडे सेम हैं, आपस में कहीं पीछे की तरफ रात के वक्त आपस में एक दूसरे के साथ एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं। ये बात मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं, परसेप्शंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब ये है कि एक नया चेहरा, एक नए निजाम की उम्मीद दिला दी कॉकरोच जनता पार्टी ने, और ये जो जितनी भी पार्टियां थीं, केजरीवाल की या गांधी की, उन्होंने इनको, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में राइडिंग द सर्फ, लहर आती है तो वो सर्फर जो होता है वो लहर के ऊपर अपना बोट डाल देता है और कुछ देर उसके साथ वो सफर करता है, लेकिन जब लहर नीचे चली जाती है तो वो अलहदा हो जाता है। इन्होंने उस टाइम पे अपनी पॉपुलैरिटी जो कि इन दोनों पार्टियों की गिर गई थी, उसको रीगेन करने के लिए सियासत का सहारा लेते हुए उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन
ये उनके कंपोनेंट नहीं है, ये उनके अहम जुज नहीं है। ये सिर्फ सीजेपी भी इनको इस्तेमाल कर रही है और इन्होंने सीजेपी को यूज कर लिया। याद रखिए, सीजेपी जो है वो एक नजरिया है भारत के अंदर, ये पार्टी नहीं है। और ये नजरिया जो होता है ये दिन ब दिन पनपता है, क्योंकि इसको बीजेपी जो अपने कार्रवाइयां डाल रही है, जो बैड गवर्नेंस है, जो जालिमाना सोच है, जो दहशतगर्दाना अप्रोच है, जो लोगों में तफरकाबाजी डालती है, उसके ये खिलाफ हो चुके हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बजट इन्हांस करना चाहते हैं और अपने नौजवान को तालीम के साथ रोजगार भी नहीं फराहम करते, उसके खिलाफ ये एक आवाज है, एक नजरिया है, एक सोच है, एक फिक्र है। ये मामला नहीं ठहरेगा। आप मेरे से लिख लें, 2000 ये मामला नहीं ठहरेगा, ये प्रिवेल करेगा। और अगर ये प्रिवेल करेगा तो फिर 2027 और 2028 जो है ये बीजेपी हुकूमत के खात्मे का साल होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।